हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। और हर दिन की तरह आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी की घटना चक्र के कुछ क्वेश्चंस। तो घटना चक्र यू ऑल नो कि कॉम्पिलेशन है, एक बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप कह सकते हो एक साथ जो है कंबाइन कर दिया गया है एंड एक वही बुक है जो है घटना चक्र। एंड उसी बुक से वी हैव ब्रॉट यू अ सीरीज के हम डेली सब्जेक्ट वाइज 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेंगे एंड अकॉर्डिंगली हम डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चंस को अलोंग विद द आंसर्स एंड द एक्सप्लेनेशंस कि क्यों वो आंसर हो जाता है सही। तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत। तो आज पॉलिटी का घटना चक्र सीरीज है एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज, by which of the following acts was the federal court in India created? Option A is Indian Councils Act 1861. Option B is Government of India Act 1909. Option C is Government of India Act 1919. And option D is none of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नन ऑफ द अबव। तो फेडरल कोर्ट इन इंडिया वाज क्रिएटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935, या जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी कहते हैं। एंड इसके अंडर हमारा फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया सेटअप हुआ था इन 1937 को, 1 अक्टूबर को। एंड हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? मॉरिस ग्वायर। ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in giving representation to talent, experience and service in the composition of the Council of States, the constitution makers of India were influenced by the example of A. Irish Republic, B. Canada, C. USA and D. Australia। यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ टैलेंट है, एक्सपीरियंस एंड सर्विस है, ये कहाँ से हमने बोरो किया है कॉन्सेप्ट? तो बेसिकली यहाँ पे हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं। तो राज्यसभा का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से बोरो किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आयरिश रिपब्लिक। तो मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ राज्यसभा भी हमने आयरिश रिपब्लिक यानी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following reflects the most appropriate relation between law and liberty? A. If there is more laws, there is less liberty. B. If there is no laws, there is no liberty. C. If there is liberty, laws have to be made by the people. And D. If laws are changed too often, liberty is in danger. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इफ देयर इज नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी। तो वो इसलिए क्योंकि हम अब रूल आउट करना शुरू करते हैं कि इफ देयर इज मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी। तो यहाँ पे अगर हम लिबर्टी के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन को हम डिस्कस करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लिबर्टी को अपने एस्पेक्ट में लेकर चलते हैं। तो इफ देयर आर मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी, तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो डिफीट हो जाता है कि ज्यादा लॉज होंगे तो लिबर्टी कम होगी, ये चीज हो जाती है गलत। थर्ड ऑप्शन है, इफ देयर इज लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल। तो पीपल अगर लॉज बनाने लग गए, लोग अपने लॉज बनाने लग गए हैं, तो फिर अकॉर्डिंगली लिबर्टी तो हैम्पर होगी क्योंकि हम एक दूसरे की लिबर्टी में इंटरफेयर करना शुरू कर देंगे, तो ये तो गलत ही हो जाता है। ऑप्शन डी, इफ लॉज आर चेंज टू ऑफन लिबर्टी इज इन डेंजर। कि फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लॉ अगर हो रहे हैं, दैट इज ड्यू टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की आप कह सकते हो सेवा के लिए या उनकी बेटरमेंट के लिए ही है। तो लिबर्टी कैन नॉट बी इन डेंजर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इफ देयर आर नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी। तो पॉजिटिव लिबर्टी यानी कि अपनी लिबर्टी इंजॉय करना, साथ ही साथ दूसरे की लिबर्टी को भी इंजॉय करना तभी पॉसिबल है कि जब लॉज होंगे। तो यानी कि लॉ एंड लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, ना कि एक दूसरे को अपोज कर रहा है। तो इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which reports of the second administrative reforms commission barriers of good governance in India have been identified? A. Ethics in governance. B. Citizen centric administration, the heart of governance. C. Promoting e-governance. And D. Local governance.
इसका करेक्ट आंसर है बट ऑब्वियस ऑप्शन नंबर बी, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन द हार्ट ऑफ गवर्नेंस। तो क्वेश्चन को अगर आप ढंग से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपको आंसर डायरेक्टली पता लग जाएगा कि सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन द हार्ट ऑफ गवर्नेंस, इन विच रिपोर्ट्स द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन बैरियर्स ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया हैव बीन आइडेंटिफाइड। तो ये थी रिपोर्ट नंबर 12। ठीक है, तो रिपोर्ट 12 में ना सिर्फ इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए बल्कि प्री कंडीशंस ऑफ गुड गवर्नेंस को भी किया था सेटिस्फाई या किया था ले डाउन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज डिड द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्रिएट इन 1956? A, 14 states and 6 UTs, B, 17 states and 6 UTs, C, 14 states and 8 UTs, and D, 17 states and 8 UTs. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज। तो ये जो स्टेट्स है ये फैजल अली कमीशन ने रीऑर्गेनाइजेशन का जिम्मा अपने जो है अंडर लिया था, एंड अकॉर्डिंगली जो हमारी फर्स्ट स्टेट कार्व आउट हुई थी दैट वाज आंध्र प्रदेश ऑन 1st of October 1953 and it was carved out on linguistic basis. So the next question is, which of the following are regarded as the main features of the rule of law? First is limitation of powers, second equality before law, third people's responsibility to the government, fourth liberty and civil rights. So you have to choose the correct option, that is A, 1 and 3 only, B, 2 and 4 only, C, 1, 2 and 4 only, and D, 1, 2, 3 and 4. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2 एंड 4 ओनली। तो सबसे पहले जो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है वो हमें A.V. डाइसी ने दिया था, जो कि एक ब्रिटिश जूरिस्ट थे। ठीक है, तो उन्होंने रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट में हमें 3 चीज़ें बताई थी, जिनमें पहली थी लिमिटेशन ऑफ पावर, यानी कि एब्सोल्यूट पावर जो है वो किसी के हाथ में भी नहीं दी जानी चाहिए। पहला पॉइंट तो ये हो जाता है करेक्ट। सेकेंड, इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन भी हो जाता है करेक्ट। तीसरा, इन्होंने लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, यानी कि बेसिक राइट्स प्लस फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन to keep a check on the people to provide them with this basic rights जो है ये उन्होंने स्पेसिफाई किया था। तो ये 3 पॉइंट जो है हमारे रूल ऑफ लॉ में A.V. डाइसी ने हमें दिए थे। तो ऑप्शन 1, 2 एंड 4 हो जाता है हमारा करेक्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, an accused of any offense cannot be compelled to be a witness against himself. Which article of the Indian Constitution provides for it? A, Article 20 subclause 3, B, Article 21, C, Article 23, and D, Article 74. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3। तो ठीक है, तो ये एक हमारा कॉन्सेप्ट आता है जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं कि एनी पर्सन हु इज एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, तो इन दिस केस हमें क्या प्रूव करना होता है एक एक्यूज के लिए कि ही इज अ इनोसेंट पर्सन अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो अगर अपने ही केस में वो खुद सेल्फ इंक्रिमिनेट करने के लिए मजबूर नहीं है, ही हैज द राइट टू रिमेन साइलेंट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in India, separation of judiciary from the executive is enjoined by A, the preamble of the Constitution, B, our directive principle of state policy, C, the 7th schedule, and D, the conventional practice.
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये जो है हमारी सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज गिवन इन आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो ये कहती है कि एक सेपरेट जुडिशरी होनी चाहिए, एक सेपरेट एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, यानी सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट आर्टिकल 50 में हमें दिया गया है। तो ये क्या है, ये आर्टिकल किसके अंडर आता है, हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको मार्क करनी है। ऑप्शन ए, फंडामेंटल ड्यूटीज आर द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। बी, फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। सी, फंडामेंटल ड्यूटीज आर एन्यूमरेटेड इन पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डी, आर्टिकल 51A एक्सप्लेन्स द ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज आर द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ये स्टेटमेंट है हमारी बिल्कुल ही गलत, यानी कि फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है। फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय लॉ, फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो अब कॉमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताएंगे कि आर्टिकल 51A के अंडर हमारे पास कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, और जो लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी है वो कौन सी है और कौन से ईयर में उसको आप कह सकते हो इम्प्लीमेंट किया गया था। सो द लास्ट क्वेश्चन इज what is the meaning of guillotine in the parliamentary procedure? A, to stop the debate on the bill. B, to continue the debate on the bill. C, boycott of house by the members. D, to adjourn the house. And E, to adjourn the house for a day. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू स्टॉप द डिबेट ऑन द बिल। तो जो गिलेटॉन है एक्चुअली इट इज़ अ काइंड ऑफ क्लोजर, ठीक है। तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में 4 तरह के क्लोजर्स की बात की जाती है। फर्स्ट इज सिंपल क्लोजर, ठीक है। सेकंड है हमारा क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, एंड थर्ड इज कैंगरू क्लोजर, एंड फोर्थ है हमारा गिलोटिन, ठीक है। तो अब ये चारों क्लोजर्स होते क्या हैं, तो एक्चुअली में जब बिल के ऊपर डिस्कशन होती है तो ये 4 तरह के क्लोजर्स हैं जब उसके ऊपर वोटिंग होनी होती है। तो सिंपल क्लोजर में होता है कि जब कोई भी एक बिल फुली डिस्कस्ड एंड रेडी टू बी वोटेड ऑन, ठीक है। क्लोजर बाय कंपार्टमेंट है कि एक बिल है वो बहुत ही बड़ा है तो उसको डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में जो है सॉर्ट आउट करके उसके ऊपर डिस्कशन की जाती है। कैंगरू क्लोजर होता है कि जब जो बिल है उसका मेन पोर्शन या इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है उसके ऊपर डिस्कशन हो चुकी है एंड द रेस्ट इज पुट टू वोट। एंड गिलेटॉन इज कि जब जो हमारा लेफ्ट ओवर पार्ट है बिल का उसको अलोंग विद द डिस्कस्ड पार्ट वोटिंग के लिए अपराइट कर दिया जाता है ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम फॉर डिस्कशन ऑन इट। तो उसे हम बोलते हैं गिलोटिन, जो कि एक तरह का है हमारा क्लोजर। तो आज की सीरीज़ में पॉलिटी के लिए सिर्फ इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने मार्क्स हैं, एंड कोई भी सजेशन हो वी आर ओपन टूवर्ड्स इट। थैंक यू सो मच।